रेडी। हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की तो दिन ब दिन ये तरक्की करती जा रही है। ऐसे में बहुत सारी अंग ऐसे होते हैं, ऑर्गन्स ऐसी होती हैं जिनका ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है। लेकिन जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये ऑर्गन्स आती कहाँ से है? ये ऑर्गन्स आती हैं अंगदान करने से। जी हाँ, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे भारत में अंगदान विषय पर, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर कविता कुमार को, जो कि विभागाध्यक्ष है नेत्र रोग विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश भार्गव जी का, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ है, साथ ही सचिव है किरण फाउंडेशन से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हेलो दीदी कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान भी दिखाए जाते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं डॉक्टर कविता से कि अंगदान आखिर होता क्या है। देखिए, ये शब्द अपने आप में ही मतलब समझाता है। ये एक तरीके का मृत्यु उपरांत दान है, जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनको अब मृत्यु के बाद जिनको अंगों की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिनको किसी न किसी बीमारी की वजह से इस अंग ने काम करना बंद कर दिया। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें किडनी काम करना बंद कर देती है, लिवर काम करना बंद कर देता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। इस तरीके से करीब शरीर के 20 के करीब ऐसे टिश्यू ऊतक और अंग हैं जो हम लोग आजकल मृतक शरीर से लेके और ऐसे मरीजों में लगा सकते हैं जिससे उनको नया जीवन मिल जाता है। तो इस अंगदान के फलस्वरूप ऐसे मरीजों को जीवन दान मिल जाता है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश भार्गव, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार का ये होता है। अंगदान की बात करें, नेत्रदान भी सुना है, तो इसके क्या टाइप्स होते हैं? देखिए, अंगदान दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर हम जीते जी कुछ दान करना चाहें तो हम रक्तदान की तरह बोन मैरो, किडनी, लिवर का दान कर सकते हैं। और मृत्यु उपरांत भी दो स्थिति होती है, जिसमें एक होता है सडन कार्डियक अरेस्ट, घर पे हो या अस्पताल में हो। उस स्थिति में सभी टिश्यू का दान किया जा सकता है। इस त्वचा, आँखें, हड्डियाँ, नसें, हार्ट वॉल्व, इस तरह से। और जब पेशेंट ब्रेन स्टेम डेथ होता है, यानी वेंटिलेटर पे होता है, उसके ऑर्गन की क्वालिटी अच्छी होती है और जीवन की उसमें संभावना नहीं होती, तब उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के जितने अंगों की क्वालिटी अच्छी होती है, लिवर, हार्ट, लंग, किडनी, पैंक्रियास, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से 9, 10, 11 अंग होते हैं जिनका दान मृत्यु उपरांत कर सकते हो। जैसे अब नई चीज़ आजकल आप पढ़ना हो तो हाथों का भी दान हो जाता है, जिसमें मृत्यु उपरांत हाथों का दान करते हैं और उस व्यक्ति को उन हाथों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिनके हाथ किसी कारणवश खो चुके हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर अंगदान करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में हम सभी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अंगदान एक महादान दूसरे को देता जीवन दान, तो ऐसी कथा में जैसे कुछ
कौन कौन सी ऐसी घातक बीमारियां हैं जिसमें हम अंगदान नहीं कर सकते हैं? जी देखिए, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं रक्तदान नहीं कर सकता, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, थायराइड है। ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे तो सब कुछ दान करना है। ये मृत्यु उपरांत उस परिस्थिति के अनुसार डॉक्टरों की टीम निर्धारित करेगी कि आपके कौन कौन से अंग उपयोगी हैं जिनका मृत्यु उपरांत अंगदान हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर कविता, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि हम महत्व की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें बताएं कि आखिर हमें अंगदान क्यों करना चाहिए। जी, ये अंगदान का अभियान आपने सुना होगा कि अभी कुछ वर्षों से बहुत ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अगर मैं नेत्रों की बात करूं तो हमारे देश में जो लगभग 125 करोड़ की जो आबादी है, उसमें करीब करीब 2 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नेत्रों की ज्योति नेत्रदान से वापस लौटाई जा सकती है। मतलब हमें 2 लाख नेत्र चाहिए ताकि जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित है जिनमें नेत्रदान द्वारा उनका अंधत्व निवारण किया जा सके। परंतु आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में मुश्किल से 20,000 नेत्र ही हर साल दान में आते हैं। इसका मतलब 1,80,000 अभी भी ऐसे लोग हैं जो अंधत्व की वजह से बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कोई मृत्यु उपरांत नेत्रदान करे तो हमारी आँखों को रोशनी मिले। इसी तरीके से बाकी अंगों का भी, जैसे किडनी के बारे में हम बात करें तो लगभग हमारे देश में करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जो किडनी के लिए वेट कर रहे हैं और डायलिसिस पे हैं, क्योंकि जब तक कि किडनी का नहीं उनकी सुचारू रूप से काम करती तो उनको डायलिसिस द्वारा उनका खून की सफाई होती है, जो किडनी का काम करता है डायलिसिस मशीन। तो करीब 5 लाख लोग वेट कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ हार्डली 5,000 किडनी साल में दान में मिल पाती हैं। तो आप देखिए 5,000 और 5 लाख, 15,000 और 2 लाख, इतना बड़ा गैप है। तो इस गैप को कम करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने साथी बंधुओं को जाते जाते अगर ऐसा दान कर जाएं कि उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाए या वे फिर से उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम कॉल ले लेते हैं। विपिन जी सागर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। जी विपिन जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल मैम ये था कि जो भी व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो कहते हैं कि पहले से नाम दर्ज कराना पड़ता है, तो ये कहाँ पे जाना पड़ता है? मतलब सर जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पर होता है तो कोई अलग से विभाग है वहाँ जाके नाम लिखवाना पड़ता है? दूसरा सवाल मैम ये था कि मान लीजिए किसी ने स्वयं से अपना अंगदान के लिए नाम दर्ज करवा दिया है कि वो जब मृत्यु के बाद अपने अंगदान करना चाहता है, लेकिन फैमिली को पता नहीं है और वो उसकी डेथ हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। भार्गव जी से शुरुआत करते हैं। देखिए विपिन जी, एक तो आप ऑनलाइन ऑर्गन डोनेशन अगर ढूंढें, नोटो, सोटो या कोई भी ऑर्गन डोनेशन की एनजीओ, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। आजकल हम नोटो का भी एक वेबसाइट है, उस पर भी हम जाकर रजिस्टर करके 2 मिनट में अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हमने अंग और टिश्यूओं का दान किया है। दूसरी चीज़, जैसे आपने अंगदान के लिए फॉर्म भर दिया और मृत्यु उपरांत आपके परिजन अगर उसके लिए मना करेंगे तो फिर हम अंगदान या देदान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परिजनों की सहमति जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपकी इच्छा है उसको आप अपने परिजनों को सब कुछ शेयर करें, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा या आप हमारी एनजीओ को फॉर्म भर के देते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन भेजेंगे, वो आप सर्टिफिकेट अपने परिजनों को दिखा सकते हैं व्हाट्सएप पे डाल के, सोशल मीडिया पे। और इसमें ये मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि ऐसे व्यक्ति अगर मान लीजिए वो किसी कारणवश प्लेज फॉर्म नहीं भर पाए, घोषणा पत्र नहीं भर पाए, रजिस्टर नहीं कर पाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर करें तभी आप दान कर सकें। अगर किसी व्यक्ति ने अंतिम समय में या अपनी बीमारी के समय में इच्छा जाहिर करी है कि मुझे मृत्यु उपरांत मेरे को अंगदान या नेत्रदान करना चाहता हूँ, और अगर उसके द्वारा प्लेज फॉर्म नहीं भी भरा है, तो अगर निकटतम परिजन उसकी मृत्यु उपरांत हम लोगों को संपर्क करता है, जैसे कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र बैंक या किसी भी मेडिकल कॉलेज के डीन को, तो उनके दान की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, परंतु परिजनों की कंसेंट, परिजनों की इच्छा उसमें होनी चाहिए।
जी बिल्कुल। अगर भारत की हम बात करें, इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, अंगदान के बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि डेटा आप लोगों ने हमारे साथ साझा किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़रूरतमंद ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आगे जो डोनेट करने वाले हैं वो लोग काफ़ी कम हैं। तो भारत में आखिर ऐसा क्यों है डॉक्टर भार्गव? देखिए, हमारे जो कुछ भ्रांतियां हैं कि देहदान कर देंगे या नेत्रदान कर देंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, या ईश्वर नाराज हो जाएंगे, परंपराओं का पालन नहीं है, गलत है, इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो मैं आपको एक भगवत गीता का 17वां अध्याय का 20वां श्लोक आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कहा, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो दान कर्तव्य समझकर उचित परिस्थिति में उचित समय पर उचित व्यक्ति को मिले वो सर्वश्रेष्ठ दान है। तो इससे अच्छा दान क्या हो सकता है, क्योंकि उचित व्यक्ति को ही मिलेगा। किसी को किडनी की ज़रूरत है, उसको हम लिवर तो नहीं देंगे ना, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और जैसे हमारी परंपरा है, ऋषि दधीची का सबको उदाहरण मालूम है, उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अपने हड्डियों का दान किया। तो ऐसा शास्त्रों में तो नहीं लिखा था कि आपको हड्डियों का दान करना है और समाज की रक्षा के लिए जी। तो हमें उसके लिए आगे आकर, जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर 1 घंटे में 3 से 4 लोगों की मृत्यु हो रही है अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में। तो आप सोचिए, हर साल लाखों लोग मृत्यु हो रही है, और हमारे पास जैसे भोपाल की अगर मैं बात करूं तो 40-50 लोगों की डेथ होती है हफ्ते में। अगर एक व्यक्ति भी, ऐसे 10 व्यक्ति हो सकते हैं जो अंगदान कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक व्यक्ति भी अगर अंगदान करेगा, मतलब साल में 104 किडनी, तो शायद हमें भोपाल में 3 साल बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी डायलिसिस की। तो आप सोचिए, इससे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा और कितने लोगों को नया जीवन मिलेगा, उनका जीवन खुशहाल होगा। बिल्कुल। डॉक्टर कविता, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ऐसी क्या परेशानी जाती है लोगों को? क्या अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है? अंगदान करने के लिए क्यों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं? देखिए, जैसा कि अभी अभी डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं जिनकी वजह से लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब पहले तो हम लोग गांव तक कोई भी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, परंतु अब टेलीविज़न द्वारा और सोशल मीडिया, हर एक के पास मोबाइल होता है, तो अब जो हम लोग मैसेजेस देते हैं, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो थोड़ा सा उनमें अगर सेंसिटाइज ही कर दें उनको, थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में हम जैसे कहते हैं ना कि हल्का हल्का बताते रहें, थोड़े थोड़े समय पे बार बार, कि क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या मरीज़ों को, तो अगर हम उनको थोड़ा करें तो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं कि अगर हमने नेत्र दान कर दिया तो अगले जन्म में नेत्र नहीं होगा, इस तरीके से लोग सोचते हैं। कुछ ऐसे एक विशेष वर्ग है जो समझता है कि दान करना अच्छा नहीं है। जी, कोई करना भी चाहे तो सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो आड़े आ जाते हैं। कोई कई परिजन, अभी हमारे यहाँ परसों की बात है कि बिल्कुल रेडी हो गया था, जो एक उनका बेटा था, और उसने हम लोग को, बिल्कुल हमारी टीम भी पहुंच गई, पर इतने में उनके कोई और एक रिश्तेदार आ गए, उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोग को मायूस होकर आना पड़ा। तो थोड़ा सा बहुत सारी इस तरीके की भ्रांतियां हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ जैसे एनजीओ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भार्गव और बहुत सारे रोटरी, लायंस क्लब, अलग अलग सोसाइटी के लोग जुड़े हैं, वह अब धीरे धीरे ये मैसेज डाल रहे हैं कि ये सब भ्रांतियां हैं, अगर इनसे परे होके हम इस नेक कार्य में जुड़ें तो बहुत लोगों की जीवन अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी, इसी के साथ अर्जुन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन कॉल पे। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है? जी, मैं ये अर्जुन बोल रहा हूँ भोपाल से। सवाल यही है कि अंगदान को लेकर कई बार जागरूकता नहीं रहती। जो लोग अंगदान देना भी चाहते हैं, क्योंकि उस समय दुख का समय होता है, और जो व्यक्ति है वो अगर पहले से लिख के नहीं गया है या उसका परिवार चाहता है कि उसका अंगदान हो भी जाए, लेकिन उस समय जो प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए वो गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो कई बार इस कारण भी अंगदान में परेशानी होती है। जी बिल्कुल। देखिए, इसके लिए कैसे तैयारी करके रखनी चाहिए? जी भार्गव जी। देखिए, जैसे हमने अभी पहले बताया कि जब भी हमारी कोई इच्छा है, और मैडम ने बताया कि फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है, आपने फॉर्म नहीं भी भरा तो इस बारे में आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से चर्चा ज़रूर करें कि ये काम बहुत अच्छा है और सबको करना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति के अंगदान, नेत्रदान से 15, 20, 25 लोगों को नया जीवन मिलता है। जैसे हमारा जो पहला केस था, 8 साल हो गए करीब, तो उसमें डॉक्टर मिस्टर पाटिल जी ने
उन्होंने परिवार में सिर्फ बात की थी, आपके मीडिया से सुना था, आप अखबार में पढ़ा होगा कि ये काम बहुत अच्छा है, मृत्यु उपरांत हमें अंगदान करना चाहिए, हम कम से कम जाते जाते कितने लोगों को जीवन देके जाएंगे। तो उनके परिजनों ने जब उनके फादर की ऐसी स्थिति हुई, ब्रेन डेड हुए कि अब इनमें जीवन संभव नहीं है, उनके परिजनों ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उनको बताया कि इसमें ये सब संभावना है और ये अंगदान हो सकते हैं। तो उनके परिजनों ने हमारे साथ सहयोग किया और उनका अंगदान बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हुआ, जिससे 7 लोगों को नया जीवन मिला। 2 लोगों को आंखें मिली, त्वचा मिली, 3 लोगों को, 2 लोगों को किडनी मिली, 1 को लिवर मिला। तो जी डॉक्टर कविता, जैसा कि अर्जुन जी का प्रश्न था कि समझ में नहीं आता, जानकारी भी इतनी नहीं होती है, तो अगर कोई 1-2 ऐसे नंबर्स हैं या फिर आप नाम बता पाएँ कि जिस पे संपर्क किया जा सके, क्योंकि जैसा कि आपने बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के ज़माने में जहाँ पे संपर्क किया जा सकता है, लेकिन अगर एक आध मैं आपसे पूछूँ तो आप कौन सा बताना चाहेंगे? जी, देखिए इसमें सबसे आसान तरीका यह है, वैसे तो हम लोगों का एक टोल फ्री नंबर होता है, अभी तक मेडिकल कॉलेज का भी एक नेत्रदान का नंबर था पर वो किसी कारणवश अभी बंद है, पर हम लोग बहुत जल्दी एक और नया नंबर फ्लैश करेंगे। आपने देखा जैसा कि अभी किरण फाउंडेशन का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा, और अगर कोई भी अगर नहीं मिल रहा है तो जो निकटतम अस्पताल है उसके सीएमओ, जो भी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमओ को कांटेक्ट करिए या मेडिकल कॉलेज के डीन को कांटेक्ट करें। आप किसी भी देश के कॉर्नर में हो, किसी भी सरकारी अस्पताल के हेड या डीन मेडिकल कॉलेज को कांटेक्ट करें और आपका सब लाइन अप हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी दान हैं इसमें कोई प्राइवेट एजेंसीज नहीं होती हैं, एनजीओज भी एक माध्यम होते हैं, पर सारा कार्य जो है वो संस्थानों द्वारा होता है। तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को संपर्क करें, जो भी आपके यहाँ का नंबर हो, और एक नेशनल टोल फ्री नंबर नोटो की वेबसाइट पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर जिस भी शहर में हो वहाँ के डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर संपर्क करें तो हो जाएगा। बिल्कुल। साथ जैसे इसमें आप किसी भी टोल फ्री नंबर पे संपर्क करेंगे या हमारी किरण फाउंडेशन को आप कांटेक्ट करेंगे, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हमारा पूरे हिंदुस्तान में सारी एनजीओ के साथ पूरा एक नेटवर्क है, हम तुरंत मैसेज डालते हैं और 5 मिनट में आपको, अब जयपुर हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, आपको 5 मिनट के अंदर हम लाइन अप करा देते हैं उनसे, जो आपकी मदद करते हैं उस शहर में। बिल्कुल। डॉक्टर कविता, आपसे जानना चाहेंगे, अगर एज ग्रुप की बात करें, आयु सीमा की, तो कुछ ऐसा है कि छोटे बच्चे से लेकर अगर वृद्ध कोई व्यक्ति है तो उसमें कुछ ऐसा एज ग्रुप जो कि डोनेशन नहीं कर सकता या फिर किया जा सकता है उनके द्वारा? जी, किसी भी अंग का दान किसी भी उम्र के व्यक्ति या बच्चे द्वारा किया जा सकता। हाँ, हम लोग बिल्कुल नवजात शिशु, क्योंकि उसमें कई अंग डेवलप नहीं होते, जैसे आँख पूरी तरीके से नहीं बनी होती, और कुछ और अंग हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, पर ऐसा मानते हैं कि 2 वर्ष की आयु तक हर बच्चे के पूरा विकास हो जाता है। तो 2 वर्ष की आयु से लेके किसी भी, हम लोगों के पास हमने करीब 100 वर्ष के आयु के वृद्ध जनों के भी नेत्रदान लिए हैं। फिर वो नेत्र जैसे होते हैं, उनके कंडीशन जो होती है उस हिसाब से उनको यूटिलाइज किया जाता है, पर दान करने में कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है अगर हम एज और सेक्स की बात करें, तो किसी भी उसका और किया जा सकता है। इसी के साथ पूजा सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? धन्यवाद मैम, नमस्कार। नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी मैम आई हैं, तो इनके जरिए जो है लोग इनको देख रहे हैं तो अवेयर हो रहे हैं, यानी कि जागरूकता फैल रही है, ठीक है। लेकिन जब भी हम मतलब शरीर में कुछ हिस्सा दान करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत तब आती है जब हमारे पास किसी प्रकार की गाइडेंस नहीं होती है, मतलब कि हमारा जो बॉडी पार्ट है वो किसको जा रहा है, किस पर्पस के लिए। तो ये जो गाइडेंस है ये किस तरीके से लोगों को प्रॉपर मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये मैं आप लोगों को फिर यहाँ बताना चाहूँगी, 3 तरीके के दान होते हैं। एक तो मृत्यु उपरांत टिश्यू दान जिसको कहते हैं, वो हम लोग नेत्र दान कहते हैं, पर वो एक्चुअली नेत्र पूरा नहीं होता है, उसका एक केवल आगे की ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कवर होता है कॉर्निया, उसका दान, या स्किन का दान, बोन का दान, ये मृत्यु उपरांत होता है। तो आप जो भी निकटतम सरकारी अस्पताल को फ़ोन करेंगे, जो आई बैंक या स्किन बैंक या दिल्ली में है तो आप लोग शायद एम्स के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे तो वो लेके आएंगे, और हर अस्पताल के पास अपनी एक वेटिंग लिस्ट होती है रेसिपिएंट की।
तो वेटिंग लिस्ट में प्रायोरिटी के हिसाब से किसको जितनी जल्दी ज़रूरी आवश्यकता है उसको, उस व्यक्ति को नेत्र दिए जाते हैं या स्किन लगाई जाती है या बॉडी बोन या कार्टिलेज लगाया जाता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन एक उस अवस्था में होता है, जैसा डॉक्टर भार्गव ने अभी बताया, कि जब शरीर की अवस्था मृत्यु और जीवन के बीच में होती है। मतलब उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क तो बंद हो जाता है पर हार्ट पंप करता रहता है। तो हार्ट पंप करता रहता है, इसकी वजह से उसके ऑर्गन्स, किडनी, लंग, लिवर, हार्ट, ये सब सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में उनका दान होता है। ऐसे सारे अंग जो हैं वो भी सारे इंस्टीट्यूट्स में उनके शरीर अलग अलग तरीके के मरीजों का रेसिपिएंट का वेटिंग लिस्ट होता है। मतलब किडनी का वेटिंग लिस्ट होता है, हार्ट का होता है, लंग का होता है, लिवर का होता है। तो जो उस अंगदान होता है उसका ग्रुप देखने के बाद उसमें टिश्यू मैचिंग होती है। तो हम पहले से नहीं बता सकते कि ये वाला अंग इसको दिया जाएगा। बहुत सारी मैचिंग होती है, उसके बाद डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ ये किडनी इसको लग सकती है, ये लंग इसको लग सकता है जी। और तीसरा दान होता है देह दान, जो मृत्यु उपरांत किया जाता है। उसके लिए आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को अपने जो आपके एरिया के हैं उनको संपर्क कर सकते हैं। और यह जो देह होती है ये बच्चों के पाठन पठन और रिसर्च के लिए होता है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी, इसी के साथ हमारे साथ सुधा दुबे जी जुड़ गई हैं सुरुचि नगर भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार मैडम, डॉक्टर मैडम को मेरा नमस्कार जी नमस्कार। आपका जो प्रोग्राम चल रहा है अंगदान के ऊपर, मैं भी अपनी आई डोनेट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये करना है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत कम है। और जहाँ तक कि भारत में 70% आबादी अभी भी गांव में निवास करती है, उन लोगों को अंगदान के लिए कैसे जागरूक किया जाए? जी डॉक्टर भार्गव, जैसे मैम आपने अपना नेत्रदान का फॉर्म भरा है, प्लेस किया है, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है ना, या जो भी, तो उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया, अपने परिजनों को बताएं। जैसे अभी हमने हमें बुलाया किसी ने कि हम अंगदान देहदान करना चाहते हैं और फॉर्म हमें आज ही रात को 9 बजे चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा क्या अर्जेंट है? तो बोले हमारे माता जी का 75वीं वर्षगांठ है। तो उन्होंने वो फॉर्म पूरा परिवार, समाज, अपने सहयोगियों के सामने उन माता जी को वो हमने सर्टिफिकेट दिया। तो उससे जागरूकता बहुत ज़्यादा फैली, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने दिया। उसका एक और कारण था कि अगर किसी को आपत्ति है तो उसी समय हमें ऑब्जेक्शन लेंगे कि नहीं, हम अपनी चाची या दो भी उनका नहीं करना। तो उसमें एक सहमति हो गई। इसी तरह आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपने व्हाट्सएप पे अपने बच्चों को बोलें, व्हाट्सएप पे डालें, फेसबुक पे डालें कि मैंने मृत्यु उपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया है। तो उससे आपकी इच्छा से और लोग मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको जानते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, तो ऐसे में वो आपको फॉलो भी करेंगे कि आपने कोई नेक काम किया है दूसरों को। आप अपनी एक्सटेंडेड लाइफ कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि हमारे मृत्यु के बाद भी कोई और इस जीवन को जी रहा होगा हमारी बदौलत। इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आई डोनेशन, नेत्रदान की हम बात करें, किसी ने आई डोनेट कर दी है, अब ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसके उपरांत क्या कुछ तैयारियां करके रखनी चाहिए? कितने घंटे में टीम आती है? कब संपर्क करना चाहिए? डॉक्टर कविता। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो नेत्र कोष है हमीदी अस्पताल का, उसके कुछ नंबर्स हैं जो अभी तो हम लोग सरकारी नंबर के लिए चाह रहे हैं हो जाए, पर हमारे आई बैंक ऑफिसर के नंबर हम लोग अक्सर फ्लैश करते रहते हैं जी। उनको संपर्क, हमारे पास टीम कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे नेत्रदान करना है। सबको मालूम है गांधी मेडिकल कॉलेज की टीम आती है। जैसे ही फ़ोन आता है, हमारी टीम, भोपाल शहर छोटा है, कहीं भी पहुंचने में 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, करीब आधे घंटे से 45 मिनट में हमारी टीम पहुंच जाती है। और अगर कोई दूसरा अस्पताल हो या मान लीजिए किसी का घर हो, तो वहाँ पे भी जाके करीब इस पूरी प्रक्रिया को करने में आधे घंटे से पौना घंटा लगता है, नेत्रदान की प्रक्रिया करने में। और फिर उसके बाद वो जो नेत्रदान में मिलते हैं उनको एक अलग तरीके की बॉटल होती है, उसमें वो प्रिजर्व करके और अस्पताल ले आते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे प्रक्रिया करी जाती है। पर जब तक की टीम नहीं पहुंचती है तब तक कि घर वालों को कम से कम जिस कमरे में वो मृत शरीर रखा है वहाँ के पंखे बंद कर दें, ताकि त्वचा, जो आँख की ऊपर की परत है वो सूखे नहीं। अगर आँख खुली है तो आँखों को बंद कर दें
और अगर हो सके तो साफ रुई को साफ पानी में डाल के आँखों के ऊपर रख दें ताकि आँखों की नमी बनी रहे। और किसी कोई गंदा कपड़ा या कुछ अगर ऐसा चीज़ हो तो हटा के थोड़ी सी साफ़ सफाई करें। उसके बाद हमारी टीम आके बड़े जल्दी से नेत्र ले जाती है, जो फिर आगे अलग अलग जांचों के बाद फिर उपयोग में लाए जाते हैं। जी डॉक्टर भार्गव, अगर कोई प्लेज लेना चाहता है, डोनेट करना चाहता है अपने अंगों को या मृत्यु के बाद देह दान करना चाहता है, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह हैं जो कि उसे करवाने पड़ते हैं? कुछ ऐसी प्रक्रिया रहती है? किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर रखा जाए? किसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, जब मृत्यु उपरांत उस समय की परिस्थिति अनुसार आपके जितने अंगों की क्वालिटी अच्छी होगी उतने अंगों का दान उसी समय लिया जाता है। जैसे कोई इन्फेक्शन है, टीबी है, कोई इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया, उस परिस्थिति में अंगों का दान नहीं हो पाता क्योंकि वो उनकी क्वालिटी फिर अच्छी नहीं होती किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट करने लायक। लेकिन हाँ, एक परिस्थिति होती है हेपेटाइटिस बी, जिसमें आमतौर पर ट्रांसप्लांट डोनेशन नहीं लेते। लेकिन समय के साथ जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, परिवर्तन सुधार हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी पेशेंट का लिवर किडनी डोनेट हो सकता है। उसका प्रत्यारोपण ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिसका जो खुद और पहले से हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो। कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपना अंग दान करना चाहता है लेकिन परिवार के कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अंग दान कर दे लेकिन परिवार वाले अगर बाद में उन्होंने मना कर दिया तो क्या होता है ऐसे में? जी, यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो हम सब लोगों के सामने एक खड़ी हुई है, जिसको हम नहीं पार कर पा रहे हैं। कि अगर कोई व्यक्ति जिसने मान लीजिए अपना शपथ ले ली कि मुझे मृत्यु के बाद दान करना है और उनके घर वालों ने कहा कि नहीं हम नहीं करना चाहते, तो ऐसे में फिर उनका शपथ पत्र भी काम नहीं आता है, क्योंकि उनके मृत्यु के बाद जो हमें कंसेंट एक फॉर्म साइन कराना पड़ता है वो उनके जो निकटतम जो भी परिजन हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जी। तो हमारे पास ऐसे आते हैं कुछ केसेस। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा हमारे देश में कुछ कानून व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिव कंसेंट, मतलब वहाँ पे तो जैसे स्वीडन है, वहाँ पे तो नियम है कि हर शरीर से अंग दान लिए जाएंगे जब तक कि किसी बीमारी की वजह से दान जो मृत्यु हो गई वो लिख के ना दे कि नहीं मेरे अंग ना लिए जाएं। जी। तो उनके नेगेटिव कंसेंट ली जाती है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा दान होता है कि वो ना केवल अपने देश को, छोटा सा देश है बहुत कम आबादी का, बल्कि पूरे दूसरे देशों को भी अंग दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमारे देश में भी कुछ, अगर हम इस अभियान को और अच्छे से चलाना चाहते हैं तो कुछ कानून में बदलाव होना चाहिए, कुछ और इस पे जोर देना चाहिए, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी व्यवस्था, कानून व्यवस्था द्वारा अंगदान को प्रेरित कर सकें। जी बिल्कुल। नेत्रदान से संबंधित और भी प्रश्न हैं, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, सरस्वती नगर भोपाल से। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि किस उम्र का व्यक्ति अंगदान कर सकता है? जी धन्यवाद। कौन कौन से अंगदान किए जा सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर भार्गव। जैसे इस बारे में आपको पहले बताया था कि बहुत सारे अंग हैं जिनके दान हो सकता है, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन वगैरह। लेकिन उस उम्र में 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, उस समय की परिस्थिति अनुसार जिन अंगों की क्वालिटी अच्छी है सिर्फ उन्हीं का दान लिया जाता है। जिन अंगों की क्वालिटी नहीं होती अच्छी उनका दान नहीं लिया जाता। जी, साथ ही कितना अगर समय की बात करें डॉक्टर कविता, तो मृत्यु के उपरांत कितने घंटे तक जो है डोनेशन किया जा सकता है? फिर मैं यहीं पे फिर उसी बात पे आ जाऊंगी कि एक तो होता है ऊतक दान, जिसमें नेत्र दान भी आता है, स्किन त्वचा दान आता है, हड्डी दान आता है। इनको तो मृत्यु के जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे मृत्यु के बाद सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो फिर टिश्यूज़ की डेथ शुरू हो जाती है, सेल्स की डेथ। तो हमारे लिए हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा होता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर हम इन टिश्यूज़ का दान ले लें। और जो बाकी अंग दान की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रेन स्टेम डेथ वाले सिचुएशन में होता है तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं कि वो सर्कुलेशन के पैरामीटर्स पूरे बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। और अगर ऐसा लगता है कि सर्कुलेशन के पैरामीटर ख़राब हो रहे हैं और
अंगों को नुकसान हो सकता है तो फिर डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी उनको रिट्रीव मतलब निकालते हैं ताकि वो सुचारू रूप से कार्य करते हुए निकाल सकें और दूसरे व्यक्तियों में लगाए जा सकें। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, ब्रेन डेथ जो व्यक्ति को घोषित किया जाता है, इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को एक आस रहती है कि रिकवर हो सकते हैं तो हमें डोनेशन की जो प्लेज है वो नहीं लेनी चाहिए, या फिर परिवारजन काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया ईशा जी आपने। क्या होता है, एक कोमा होता है, आपने सुना होगा, तो कोमा का पेशेंट 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी वापस जीवन आ सकता है उसमें, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट में दोबारा जीवन आने की संभावना नहीं होती है। उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को सारा फुलफिल जब तक वो पेशेंट नहीं करता, जैसे बुखार है या बुखार नहीं है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो, नमक की कमी हो या नमक ज़्यादा हो, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। फिर इसमें 5-6 डॉक्टरों की टीम होती है जो उस पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर करती है। तो ये ऐसा आसान नहीं है। कई मरीजों को ऐसा लगता है कि हमारा तो पेशेंट जा रहा है और आप तो अंगों को बेच दोगे लेके, तो ऐसा नहीं है। जैसे अंगों का मैडम ने बताया था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेटिंग के आधार पर होता है। तो ब्रेन डेड पेशेंट में 2 डॉक्टरों की टीम उस पेशेंट को 2 बार 6 घंटे के अंतर से 2 बार उसका जांच करती है और फिर उसको ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। उसके बाद फिर अंगदान की प्रक्रिया शुरू होती है। जी डॉक्टर कविता, बहुत सारे लोगों में ये भी डर देखा जाता है कि अगर हमने अंगदान कर दिया, देह दान कर दिया, तो ऐसे में जो डोनेशन है उससे यूज़ किया जाएगा रिसर्च पर्पस के लिए, यानी उस पर रिसर्च की जाएगी, ना कि किसी व्यक्ति को वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, हम लोग जब भी किसी का टिश्यू या नेत्रदान लेते हैं तो उस समय हम पहले तो पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कुछ बीमारियां जैसे एड्स है, HIV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B है या कुछ कैंसर ग्रसित तो नहीं है। ये 3-4 ऐसे होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब जिसमें हम ऊतक को इस्तेमाल नहीं कर सकते या नेत्रों को इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ऐसे में हम उन लोगों से कंसेंट लेते हैं, उनके परिवारजनों से, क्योंकि कई जो व्यक्ति हैं मृत्यु के पहले उनको बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा रहती है कि नहीं दान होना चाहिए, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके परिजन कहते हैं नहीं आप भली उसको रिसर्च के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं इन्फेक्शन से रिलेटेड, टिश्यू से रिलेटेड। हम लोग मेडिकल कॉलेज में बच्चों को भी सिखाना रहता है हम लोग को सर्जरी, तो ऐसी आईज जो हम लोग अन्यथा यूज़ नहीं कर सकते उनको बच्चों को सर्जरी सिखाने के लिए यूज़ करते हैं जी। तो वो पूरी कंसेंट लेने के बाद ही हम लेते हैं। और जो बाकी नेत्र जो यूज़ होने वाले होते हैं वो तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो अगले दिन ही जहाँ तक है इस्तेमाल हो जाते हैं उचित रेसिपिएंट्स में जी। इसी के साथ दीपक पगारे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, लगता उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर से उनके पास वापस आएंगे। इसके साथ ही चलिए अब हम ये जान लेते हैं, क्योंकि अब डोनेशन की बात चल ही रही है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति डोनेट करता है तो क्या वो खुद अपना रेसिपिएंट डिसाइड कर सकता है क्या डॉक्टर भार्गव कि किसको देना है? नहीं, इसमें जो जैसे मैडम ने बताया था कि एक वेटिंग होती है जो मैडम हमीदिया हॉस्पिटल में जमा होती है कि कोई भी पेशेंट है किडनी का या लिवर का, तो वो रिपोर्ट उसकी वहाँ पे जमा होती है। जब वो कोई पेशेंट अंगदान करने के लिए सहमति देता है तो ब्लड ग्रुप के आधार पर और उसको प्रायोरिटी के आधार पर वो डिसाइड किया जाता है। हॉस्पिटल जैसे लिस्ट भेजता है, ये 2 पेशेंट है, B पॉजिटिव है और ये 2 लिस्ट ऊपर वाले पेशेंट है, तो फिर उसमें जो सरकारी अधिकारी नोडल ऑफिसर हैं हमीदिया में मैडम कविता कुमार, वो फिर उसको ऑथराइज करते कि हाँ ये किडनी का ट्रांसप्लांट इस व्यक्ति को किया जाए, लिवर का ट्रांसप्लांट इस व्यक्ति को किया जाए। तो ये एक पूरा सरकारी सिस्टम है, इसमें कहीं कोई गलत काम नहीं होता। हाँ, इसमें एक बीच में अमेंडमेंट सरकार लेकर आई थी कि जिस व्यक्ति ने अपने परिजनों का कभी अंगदान किया हो कि पिछले 10 साल 20 साल में, तो उस परिवार से अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो उनको उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। कल को मैं करता हूँ अंगदान 20 साल 25-50 साल बाद, उसके बाद मेरे परिजनों को ज़रूरत होगी, बच्चों को, किसी को, भाइयों को, तो उनको प्राथमिकता उसमें मिल सकती है जी। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो कुछ ऐसा है कि जो अपना अंगदान करने जा रहा है व्यक्ति, तो उसे कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं या इससे संबंधित कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और जैसे जब कोई अंगदान की सहमति देता है, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, डॉक्टर ने उसको
बता दिया कि अब इनमें जीवन की संभावना नहीं है, तो जब पेशेंट सहमति देता है, वो भोपाल के किसी भी हॉस्पिटल में हो, उसको सबसे पहले सहमति जब देते हैं तो उनको हम ट्रांसप्लांट सेंटर में शिफ्ट करते हैं, मतलब जहाँ पर उनके अंगों का रिट्रीवल करें, निकालें, उन अंगों को निकाल कर और दूसरों में प्रत्यारोपण के लिए भेजते हैं। इस बीच में उनका वेटिंग लिस्ट के आधार पे जो भी जिसको भी उस अंगों का प्रत्यारोपण होता है उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, उनका टेस्ट होता है जिससे मैच करता है, उनको वो दिया जाता है। भोपाल हो या कुछ कंडीशन होती है, हार्ट है, लिवर है, कभी कभी बॉम्बे भी भेजा है, दिल्ली भी भेजा है यहाँ से भोपाल से, तो वो ग्रीन कॉरिडोर बना के बाहर भेजा जाता है। जी, साथ ही साथ नेत्र से संबंधित हम ये भी जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस रहती हैं जिसमें प्रॉब्लम लोगों को जानती है और उन्हें ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक धमनिया जी, अशोक कुमार धमनिया जी। आइए उनका सवाल हम जानते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैडम नमस्ते, मैं अशोक धमनिया ये बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ जी कि भारत में अंगदान जैसा पवित्र और पुनीत कार्य सेवा तंगो धर्म के अंतर्गत बढ़ता चला जा रहा है, पर एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के अनुयायी इसे अंगदान को स्वीकारते नहीं है, अंगदान वो नहीं करते, और जब वो अंगदान नहीं करते तो ऐसे लोगों को दूसरे धर्म जिन्होंने डोनेट किए हैं उनके अंग क्यों प्रत्यारोपित किए जाते हैं, उनको उनका इस पर हक कैसे बनता है? जी जी बिल्कुल। तो धार्मिक आस्था से जुड़ा ये एक प्रश्न है, इसके बारे में बहुत सारे किसका धर्म क्या कहता है, हम डॉक्टर भार्गव से जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अंगदान में हिस्सा ना लिया हो या देहदान नेत्रदान में हिस्सा ना लिया हो। मेरे पास रेगुलर सब जगह से खबर आती है जिसमें मैं देखता हूँ, जैसे आप हम हिंदू समाज की अगर बात करें तो हिंदू समाज में भी बहुत सारे समाज बटे हुए हैं, उसमें कुछ समाज वाले बहुत आगे हैं, कुछ थोड़ा पीछे हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग धर्मों की बात करने का कोई महत्व नहीं है। आप देखें केरला या साउथ में तो वहाँ दूसरे धर्मों के लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, यहाँ पे अलग तरह के, तो और जो सरकारी नियम है, जैसे आपने कहा कि एक धर्म दान करे और दूसरे को उसका फ़ायदा मिले, तो ये एक सरकारी नियम है जो जैसे पहले भी बताया था, जब अंगों का प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो उनकी वेटिंग लिस्ट के आधार पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस समय ये नहीं देखते कि ये किस धर्म का है। जैसे हमने यहाँ से हार्ट बॉम्बे भेजा, हमें नहीं मालूम वो हो सकता है किसी अफगानिस्तान के किसी बच्चे को मिला हो, किसी जवान को मिला हो, तो वेटिंग के आधार पे होता है। जी बिल्कुल। सबसे दूसरी बड़ी बात यह है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी, ये एक इंसानियत का कार्य है, इसका धर्म से कोई संबंध हम नहीं मानते। और हम डॉक्टर्स भी, हम लोग क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमारे प्रोफेशन में धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे लिए मरीज़ एक पीड़ित मानव का सिंबल होता है, और चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश, प्रदेश का हो, हमारा कर्तव्य है कि हम उसका सही समय पर इलाज करें। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो मानव धर्म होता है, और इसी को हम सभी को फॉलो सर्वोपरि इसी को रखना चाहिए। दीपक कुमार धमनिया जी, आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंच गया होगा। इसके साथ ही नेत्रदान की हम बात कर रहे थे, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, प्रॉब्लम है जिसमें आपने बताया कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो किन कंडीशंस में किया जाता है? देखिए, कॉर्निया का, जैसा मैंने आपको बताया, कॉर्निया आँख के ऊपर की एक पारदर्शी झिल्ली होती है। अब कोई भी पारदर्शी झिल्ली जिसमें से रोशनी की किरणें अंदर जाती हैं और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, अगर वह पारदर्शी झिल्ली अपारदर्शी हो जाए तो देखने की शक्ति में कमी आती है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें ये कॉर्निया या पारदर्शी झिल्ली में सफ़ेदी आ जाती है, तो उस सफ़ेदी की वजह से उनकी रोशनी कम हो जाती है जी। तो ऐसी बीमारियां जिसमें उस कॉर्निया पे सफ़ेदी आ जाती है, केवल उन्हीं बीमारियों का नेत्रदान द्वारा इलाज होता है। कई लोग आते हैं कि हमारा बच्चा है, जन्म से अंधा है, और आप इसको कहीं से नेत्रदान मिले तो इसको करवा दीजिए। तो रेटिना की बीमारियां, ग्लोकोमा या और बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका नेत्रदान से अंधत्व नहीं निवारण हो सकता। केवल कॉर्नियल डिजीजेस जिसमें अपारदर्शी हो जाती है, जो कि अक्सर चोट लगने के कारण कॉर्निया में अपारदर्शी हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से कॉर्निया में खराबी आती है, और उन्हीं में नेत्रदान द्वारा निकाले गए कॉर्निया
लगाए जाते हैं। जी, और आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो उसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिन्हें लगता है कि अंगदान से संबंधित जानकारी है जो कहाँ से लेनी चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप सीधे एक फ़ोन कॉल के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अब अगर नेत्रदान की हम बात कर ही रहे हैं, प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी कंडीशंस है डॉक्टर कविता जिनमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नेत्रदान या नहीं कर सकता हूँ? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, क्या मैं नेत्रदान कर दूं, या मुझे तो डायबिटीज़ है, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूं? तो मैं यहाँ अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हर कंडीशन में नेत्रदान किया जा सकता है। चाहे अगर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, या ग्लाकोमा का ऑपरेशन हो चुका हो, या उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कोई भी कंडीशन में नेत्रदान नहीं करा जाना नहीं बताया जाता, सब में किया जा सकता है। बस फ़र्क ये है कि जो दान में मेरे नेत्र होते हैं उनको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, हमारे पास मशीनें होती हैं। तो जो कॉर्निया, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, नेत्रों का नहीं होता। तो जो हम लोग कॉर्निया का बटन निकालते हैं उसको फिर हम अलग मशीनों एनालाइजर्स में डालते हैं और उसकी क्वालिटी देखते हैं कि किस क्वालिटी की है, वेरी गुड, गुड या फेयर, और डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्वालिटी हम अलग अलग तरीके की आँखों की बीमारियों में उनको यूज़ करते हैं। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो कुछ 3-4 शारीरिक बीमारियों का, कि जैसे अगर किसी का HIV एड्स से मृत्यु हुई है, किसी का कोई सेप्टिसिमिया या सेप्टिसिमिक शॉक से मृत्यु हुई है, या कोई बहुत ज़्यादा डिसेमिनेटेड कैंसर से डेथ हुई हो, रेबीज़ हुआ, ये 2-3 ही बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम लोग दान में कोई अंग या नेत्र नहीं लेते। इसके अलावा हर व्यक्ति, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, कोई और बीमारी हो, नेत्रदान और अंगदान कर सकते हैं। जी डॉक्टर भार्गव, अगर टिश्यू डोनेशन की हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि हमारे जो परिवार के व्यक्ति हैं उन्हें ही डोनेट किया जा सकता है, उनमें ज़्यादा बेहतर ये काम करेगा, या फिर हम किसी को भी कर सकते हैं? नहीं, किसी को। देखिए, जैसे स्किन डोनेशन होता है तो एक व्यक्ति जब स्किन डोनेशन करता है तो उसमें किसी क्रॉस मैच या ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती है। बी पॉजिटिव ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, किसी को भी स्किन ट्रांसप्लांट किसी को भी कर सकते हैं। और एक व्यक्ति के स्किन डोनेशन से बहुत लोगों को मदद मिलती है। एक जीते जी भी हम स्किन डोनेशन कर सकते हैं। अगर कोई आपका ऐसा परिचित है जिसको बर्न हुआ है, ज़्यादा बर्न है, तो उसमें भी हम उसका कोई यार दोस्त परिचित भी उसको स्किन डोनेट कर सकता है, तो वो जल्दी ठीक होके घर जा सकता है। और एक और परिस्थिति होती है जैसे बोन मैरो, उसमें भी आमतौर पे 99% तो अभी तक सिर्फ पारिवारिक या जुड़वा भाई बहन ही कर पाते थे बोन मैरो। लेकिन अब एक बोन मैरो के लिए एक वो हिंदुस्तान में भी एक संस्था है जो रजिस्टर करती है। जैसे मेरे को बोन मैरो दान करने की इच्छा है तो मैंने उनको फ़ोन किया, रजिस्टर करा दिया, उन्होंने मेरा सैंपल ले लिया, और कभी भी मुझसे मिलता जुलता ऐसा कोई बच्चा या कोई आएगा, जवान जो भी, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और उसका बोन मैरो मुझसे मैच करता है, तो वो वहाँ से मुझे कॉल करके बुलाएंगे कि सर आपका मैचिंग का एक पेशेंट है, अब आपको बोन मैरो डोनेशन भी आना है। बिल्कुल। डॉक्टर कविता, नेत्रदान किसी ने किया या देह दान करता है तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए क्या जो शव है, डेड बॉडी है, वो दिया जाता है परिवारजनों को? बिल्कुल। नेत्रदान के बाद तो हम लोग आँख, केवल जो आँख है या कभी कभी सिर्फ ऊपर की पुतली निकाल के लेके आते हैं, और अगर आँख निकालते हैं तो हमारे पास एक प्लास्टिक का गोला होता है, वो रख के पलक को वापस ऐसे ही बंद कर देते हैं कि कोई बता भी नहीं सकता कि इसमें कुछ हमने शरीर का कोई अंग निकाला है। और इसी तरीके से अंगदान के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से बॉडी आती है तो हाँ, उसमें बॉडी में कहीं छोटे छोटे से चीरे ज़रूर लगे रहते हैं, पर वो कोई बिल्कुल भी कोई ऐसी शरीर पे कोई घाव या बहुत स्कार या कुछ ना दिखने वाला, जैसा कुछ मतलब ख़राब दिखने वाली विक्षिप्त शरीर नहीं होता, वह पूरा दिया जाता है। केवल जहाँ पे देह दान करते हैं लोग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए या रिसर्च के लिए, उस स्थिति में वो हम लोग पूरा सम्मान के साथ, जैसे कि अंतिम यात्रा निकालते हैं तो वो घर से अंतिम यात्रा निकाल के बजाय कि वहाँ ले जाने के अपना
जहाँ पे भी उनको दफनाना है या उनको मुखाग्नि देनी है, उसके बजाय वह मेडिकल कॉलेज में लाते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग पूरा ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि उनको पूरे सम्मान के साथ उनके परिजनों की भावनाओं को समझते हुए उसको हम लोग रिसीव करके और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करके उनको विदा करते हैं। तो उनके उस समय की उनकी संवेदनाओं को और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका दान हम लोग स्वीकार करते हैं। जैसे इस पे अगर देहदान किया हो फिर अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए, कई लोग ये सवाल पूछते हैं। तो जैसे मेरी अभी किसी ज्ञानी शास्त्री जी से बात हुई तो उन्होंने बताया जैसे हम पुतला बनाकर, जैसे देहदान हमने किसी मेडिकल कॉलेज में कर दिया, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए हम उस मृत शरीर के बालों को ले सकते हैं, उसके नाखूनों को भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो हमारे शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं कि जिसका शरीर ना मिला हो उसका पुतला बनाकर और उसका अर्थी निकाल ले जाए और उसको शमशान में उसी तरह से उसका क्रियाक्रम सारा किया जाए। और हम उसके बाद ये नहीं मना नहीं करते कि आप अगर देहदान कर दिया है तो आप बाकी कुछ ना करें। आप बाकी जो भी प्रोटोकॉल होता है 9 दिन 10 दिन 13 दिन का, वो सब आप अपने हिसाब से उसको परंपरा को निभाएं। देहदान के बाद ये बहुत आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर कविता, अगर सक्सेस रेट की बात हम करें, अगर कोई ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है या फिर सोच रहा है कि मैं डोनेशन दूंगा जिससे जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा, लेकिन सक्सेस रेट की बात करें तो क्या चलती है इसकी सक्सेस रेट? देखिए, जहाँ तक मैं नेत्रदान के बारे में बात करूँ तो जो नेत्र हमारे पास आते हैं तो जो हमारे पास, जैसे अभी तक हमारे मेडिकल कॉलेज में करीब इस पूरे साल में करीब 60 नेत्र हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल फिगर है, मेरा अपना नहीं है, भारत का नेशनल फिगर है कि जितने भी नेत्र प्राप्त होते हैं उसमें से केवल 50% ही यूटिलाइज हो पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो नेत्र मिलते हैं कई में उनका क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उनमें बहुत सारी कुछ बीमारियां होती हैं। तो जैसे मैंने कहा 50% के करीब तो रिसर्च पर्पस या पढ़ाने के लिए काम में आते हैं, और बाकी जो 50% है जो अच्छी क्वालिटी के मिल होते हैं उनमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अभी भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, मैं भी फ़ोटोज़ नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ दिखवाती कि छोटे बच्चे जिनमें नेत्रदान हुआ है और उनकी पूरी कॉर्निया जो सफ़ेद थी अब पूरी अच्छी चमकती हुई हो गई है और वह बच्चे अपना पूरा जीवन नॉर्मली व्यापन कर रहे हैं। और दूसरे अंगों में भी जो मरीज़ जिनमें रेसिपिएंट्स में जिनमें दान लगा है अंग का, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। सबसे अच्छा एक्सेप्टेंस किडनी का होता है, लिवर का भी बहुत अच्छा होता है, बाकी थोड़े क्रिटिकल होते हैं तो उनमें एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं लखन गुरुजी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? मैडम जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा दूरदर्शन ने जो है इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। हार्दिक धन्यवाद। बातों में अंगदान कहते हैं ना कि जैसे कि दान की जो भारत में परंपरा है, जब हम सीखते थे हमने इतिहास में दर्ज है कि वो अंगूठा तक दान में दे देते थे। जी। तो ये जो अवेयरनेस को लेकर है मैडम, जैसे आंखें दान करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बिल्कुल, अगर कोई अपना जो आइस है डोनेट करना चाहता है तो इसका प्रोसीजर आपसे स्टार्टिंग से पूरा हम जानते हैं कि सबसे पहले कहाँ संपर्क करना पड़ता है। तो नेत्र कोष है भोपाल में, 2-3 नेत्र कोष है, हमीदिया अस्पताल में भी नेत्र कोष है इन लोगों का। आपको वहाँ पे आएंगे, आपको वहाँ पे एक शपथ पत्र मिलेगा छोटा सा, उसमें कुछ 4-5 बातें पूछी जाती हैं। आप जैसे ही भर के देंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने अपने नेत्रदान किए हैं, और उसमें आपको अपने निकटतम जो भी आपका संबंधी है उसको देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मैंने अपना नेत्रदान किया है और मैं ये आपको बताना, सूचना देना चाहता हूँ कि कभी अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो मेरे नेत्रदान के लिए आप संपर्क करें। तो वो जो शपथ पत्र भरते हैं उसमें हमारा एक संपर्क नंबर लिखा हुआ रहता है हमीदिया अस्पताल के कोष बैंक का। आपका जो भी संबंधी है उसको संपर्क करें। आधे से पौना घंटे के अंदर हमारी टीम जो है घटना स्थल पे पहुंच जाती है और नेत्रों का जो दान में किए हुए नेत्र हैं उनको रिट्रीव करके नेत्र कोष में लाके दे देती है, जिसको फिर आगे प्रोसेस किया जाए। जी डॉक्टर भार्गव, आप बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपनी स्वेच्छा से आने वाले लोग ज़्यादा हैं या फिर जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं उनको देखकर लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्या फीडबैक है? देखिए हम अगर 8-9 साल पुरानी बात करें
तो मुझे याद है जब हमने आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन ये सब काम शुरू किया तो 6, 7, 8 महीने में इतने आई डोनेशन हमें मिले थे कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो गई थी। तो डेफिनेटली जागरूकता बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन एक परेशानी क्या आती है, जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 30-35% लोग मृत्यु उपरांत बताते नहीं है, खबर नहीं करते उनके परिजन हमें। एक तो ये परेशानी आती है। जैसे अभी आपने फ़ोन आया था, उन्होंने दान के बारे में बड़ी अच्छी बात की। तो हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान की तो एक परंपरा है, बाकी हम दुनिया में देखें तो लोग पहले अपना जीवन जीते हैं, पैसा बचता है तो दान करते हैं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि उसके पास छोटा आदमी है, कम पैसा है, तो भी वो दान करने की भावना उसके मन में है ही। जी बिल्कुल, इसी के साथ संदेश भी आपसे जानना चाहेंगे हम लोगों के लिए। जैसे मेरा ये कहना रहता है, जैसे हम हर धर्म में दान का महत्व है, तो 2%, 5 या 10% जो भी हम दान करते हैं। जैसे हमारा शरीर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा वजन होता है 2.5, 3, 4 किलो। तो जब हम जवान होते हैं तो हमारा वजन होता है 60, 70, 80 किलो। तो हम अगर उसका 5% भी दान करें तो उसमें सारे अंगों का दान हो जाता है। 70 किलो का 5%, मतलब लिवर, किडनी, हार्ट सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर कविता, आपसे भी संक्षिप्त में हम संदेश लेना चाहेंगे दर्शकों के लिए। बस मैं अपने सारे दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से थोड़े से भी प्रेरित हुए हैं, तो जब भी आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में या कहीं रिश्तेदार में कोई सामयिक मृत्यु होती है, तो आप उनको बताएं कि नेत्रदान और अंगदान का क्या महत्व है और उनको प्रेरित करें कि वह दान करें। बिल्कुल, हम अपनी भागीदारी भी निभाएं। इसी के साथ डॉक्टर कविता कुमार और डॉक्टर राकेश भार्गव जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।